हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीट को पीट। सो आज हमारा ये 7वां दिन है, ठीक है, इन नीट सीरीज हाउ टू क्रैक नीट फिजिक्स इन 60 डेज। माई सेल्फ डॉक्टर विनीत। टुडेज डे 7 विल स्टार्ट विद रे ऑप्टिक्स एंड फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू पिकअप इज प्रिज्म। तो बेटा प्रिज्म इसलिए पिकअप कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो लेंस और प्रिज्म से आते हैं, ठीक है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। दो के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछली बार भी उन्होंने पूछ लिया था एक क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप का पूछ लिया था। सो वी कैन नॉट अवॉइड दैट टॉपिक। सो फर्स्ट विल कवर प्रिज्म, देन विल कवर लेंस, देन विल कवर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देन विल कम टू मिरर। फिर हम मिरर की बात करेंगे, क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रिज्म। तो पहले देखते प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म बेसिकली होता है कि दीज आर टू प्लेन सर्फेसेस, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस which are bound by a certain angle. So दो plane surfaces, two plane surfaces, so we would plane refracting surfaces bound by a certain angle. तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म। अगर कर्व्ड सरफेस हो, अगर दोनों में से एक सरफेस कर्व्ड हो तो वो लेंस बन जाता है। सबको होता है लेंस ऐसा होगा, तो देयर आर टू कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लेंस ऐसा भी हो सकता है, एक कर्व्ड एक प्लेन सरफेस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज लेंस एंड दैट इज व्हाट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वी शुड नो व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो पहले देखते हैं स्नेल्स लॉ। सो ध्यान दो, स्नेल्स लॉ हमने ये पढ़ा था, ठीक है, कि अगर कोई रे ट्रैवल कर रही है रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम, so it will bend towards the normal, it bends towards the normal। और अगर कोई रे ट्रैवल कर रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले देखते हैं नॉर्मल क्या है। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मली, मान लो ये सरफेस है विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, लेट अस से ऐसे। तो इस सरफेस के ऊपर जो मैं 90 डिग्री की एक लाइन खींच दूँ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये नॉर्मल है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है हमने बाउंड्री के ऊपर एक लाइन बना दी, इमेजिनरी लाइन, विच इज़ दैट 90 डिग्री टू दी बाउंड्री, तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब ध्यान दो, अब मान लो जैसे इंसिडेंट रे है, यहाँ से रे आई, तो रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बना देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल बना दी। नाउ दिस रे इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो बेटा ये जो है, दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, और ये जो रे है दिस इज रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टिंग रे और रिफ्रैक्टेड रे। अब जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल ने बनाया है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ने बनाया है, ध्यान दो, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा अगर इस मीडियम का हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2, तो μ1 इंटू, अब इस मीडियम के अंदर एंगल कौन सा है, I, सो μ1 इंटू साइन I विल बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। तो जो एंगल जिस मीडियम में है, जैसे इस मीडियम में एंगल है I, तो इसके साइन I से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाले मीडियम में एंगल है R, तो उसके साइन R से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली दिस इज स्नेल्स लॉ। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं फर्दर, कि इसी को अगर मैं इधर ले लूँ, सो वी कैन राइट इट, दिस इज साइन I बाय साइन R, this is equal to
μ2 by μ1, और वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन हमने जब न्यूमेरिकल में लगाना है, क्योंकि जब हम प्रिज्म के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें प्रिज्म की सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाना है। तो यहाँ दो सरफेस है जहाँ रिफ्रैक्शन होती है प्रिज्म में, अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर वी विल डिस्कसिंग व्हाट यू कॉल एज स्नेल्स लॉ, हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अब हम देखते हैं प्रिज्म का केस, ठीक है, कि प्रिज्म के ऊपर ये रिफ्रैक्शन कैसे होती है। सो लेट्स सी कि मान लो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म, तो यहाँ से रे आई, सरफेस को हिट करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ ऐसे और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ ऐसे, तो ऐसे ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ऐसे। क्लियर? अब ध्यान दो, अब जिन दो सरफेस के ऊपर, जिन दो सरफेस से रे निकली है, ठीक है ना, जैसे ये सरफेस है और फिर ये सरफेस, तो इन दो सरफेस के ऊपर से रे निकली है, यहाँ से जाके इधर से निकली है, इस वाली सरफेस से नहीं निकली है। तो जिन दो सरफेस से रे निकली है उनके बीच में जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। वी ऑल्सो कॉल इट एज रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल। कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये प्रिज्म है और रे ऐसे करके निकलती है, लेट अस से दिस इज रे 1, तो रे 1 के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म ये A1। अगर मान लो रे ऐसे निकलती है, दिस इज रे 2, रे 2 के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है? A2। अगर मान लो कोई तीसरी रे है वो ऐसा निकलती है, ध्यान दो, थर्ड रे, तो उसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? A3। तो बेटा एंगल ऑफ जो प्रिज्म है वो उन दो सरफेस के बीच में एंगल है जिनको रे ने क्रॉस किया है। तो रे ने जैसे इस केस में इन दो सरफेस को क्रॉस किया है, इसको और इसको, तो इनके बीच में जो एंगल है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो तुम्हें ये पता नहीं, क्योंकि कभी कभी वो नीट में लिखेगा एंगल ऑफ प्रिज्म, समटाइम्स इट विल राइट द नेम रिफ्रैक्टिंग एंगल। सो एंगल ऑफ प्रिज्म is same as रिफ्रैक्टिंग एंगल। अब ध्यान देना, ठीक है। तो होता क्या? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। और यहाँ से रे ऐसे गई और यहाँ से बाहर निकली, सो ये इमर्जेंट रे है, मतलब वो रे जो प्रिज्म से बाहर आई है इमर्जेंट रे। एंड इमर्जेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल है, ये एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज नोन एज ई। तो ये इमर्जेंट रे, सो दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? नाउ दिस एंगल इज, ध्यान दो, R1 एंड दिस एंगल इज R2, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑन दी रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहली सरफेस पे और दूसरी सरफेस पे R1 एंड R2 है। क्लियर? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया एंड दिस इज इमर्जेंट एंगल, ये दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो पहले तो हमें ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग। अब इस केस में ध्यान देना बेटा, यहाँ जो ये एंगल है, दिस एंगल विल बी, क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है ना, तो दिस रे इज नॉर्मल। एक सेकेंड, दिस रे इज नॉर्मल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल होगा 90 डिग्री। तो फिर ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस R1। सिमिलरली दिस एंगल इज R2 and this angle will be 90 degree and this angle will be 90 minus R2। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये वाली ट्रायंगल,
इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल ए प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, दीज आर दी 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो बेटा इसका आंसर होना चाहिए 180। तो यहाँ से 180 के साथ ये 90 कट जाएगा। सो एंगल ए कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर अस कि जो एंगल ए है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर है। और दूसरी चीज़, अब अगर मुझे इस सरफेस पे, ये पहली सरफेस देखो और ये सेकंड सरफेस, अगर मैं पहली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 है और जिस मीडियम में ये पड़ा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक है ना, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। जनरली प्रिज्म एयर में ही रखा होगा, तो हमने बोला जो मीडियम बाहर है प्रिज्म के उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अगर मेंशन नहीं है तो मतलब एयर है। हम सबको पता है एयर का μ1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1। सो अब हमने इन दोनों सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाना है। तो भैया इसके अंदर क्या आएगा कि μ1 और साइन आई, पहले सरफेस 1 μ1 साइन आई शुड बी इक्वल टू μ2 साइन R1। और सरफेस 2 के ऊपर ये R2 है, सो μ2 साइन R2 शुड बी इक्वल टू μ1 साइन E। अब देख रहे हो तुम, ये आ गया। अगर I और E बराबर है, ध्यान देना, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ I and E they are equal, then R1 and R2 will also be equal। तो भैया अगर I और E इक्वल है तो फिर अगर मैं यहाँ I की जगह E लिख दूँ तो R1 की जगह R2 लिख सकता हूँ। तो R1 R2 को भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। अब अगर I E के बराबर है, ठीक है, दैट इज द कंडीशन फॉर इफ I इज इक्वल टू E, ठीक है, एंड देन R1 विल बी इक्वल टू R2। if I is equal to E, then R1 is equal to R2। तो हमारी ये 2-3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हैं जो हमें मिल गई हैं। हम अगले पेज पे चलते हैं। सो ध्यान दो, इसी में ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक, कि अगर हम ये ध्यान देना, अगर ये प्रिज्म है और यहाँ से रे आ रही है ऐसे, तो ये ऐसे जाके ऐसे बाहर आई, तो हमने बोला दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज ई, दिस एंगल इज R1, दिस एंगल इज R2। अब ध्यान दो, अगर प्रिज्म रास्ते में नहीं होता तो ये रे सीधी चली जाती है ऐसे। क्लियर। तो फिर ये एंगल जो है, इसका मतलब कि इसके अंदर इतना डीविएशन हो गया प्रिज्म की वजह से, ये रे इतनी मुड़ गई है, ये रे इतनी मुड़ गई है, या तुम बोल सकते हो टर्न कर गई है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डीविएशन। दिस इज नोन एज डीविएशन एट द फर्स्ट सरफेस। तो बेटा डीविएशन एट द फर्स्ट सरफेस कितनी है कि ये एंगल जो है और ये एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल बिटवीन टू ऑपोजिट लाइंस, टू लाइंस विच कट ईच अदर, उसके बीच में जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या हमें सबको पता है कि अगर मैं ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर दूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए, थीटा। इस केस में ये आई है, वो भी आई है, तो डीविएशन का एंगल जो ऊपर वाला रेड पार्ट किया हुआ वो कितना होगा, I माइनस R1। दिस इज डीविएशन प्रोड्यूस्ड एज सरफेस 1। अब अगर नहीं होता, ये सोचो सेकंड सरफेस नहीं होती तो ये रे ऐसे गुजर सकती, सोचो, तो ये रे ऐसे चली जाती, क्लियर है, तो ये रे सीधी की सीधी निकल जाती। इसका मतलब इसके अंदर भी डीविएशन हुई है, तो इसके अंदर डीविएशन, अगर ये R2 है तो फिर ये ऊपर वाला R2 हो जाता। इसके अंदर ये डीविएशन हुई है,
ये डीविएशन कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू ई माइनस आर टू। तो डीविएशन एट सेकेंड सरफेस कितनी है, ई माइनस आर टू। तो बेटा टोटल डीविएशन कितनी आएगी, दैट विल बी डीविएशन एट सरफेस 1 प्लस डीविएशन एट सरफेस 2। So this will be equal to I minus R1 plus E minus R2. So we can say I plus E minus R1 plus R2. अभी हमने बात की थी R1 plus R2 क्या होता है, A, that is angle of prism, that is angle of prism. So बेटा ये क्या हो जाएगा, I plus E minus angle of prism A. So this is angle of prism A. क्योंकि हमें पता है, हमने लास्ट जो स्लाइड थी उसमें देखा था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर। अब ध्यान दो, अब हमने ये बोला था कि अगर I E के बराबर है, इफ I इज इक्वल टू E देन R1 इज इक्वल टू R2। ये तब होता है when deviation is minimum, when deviation is minimum deviation, this will happen at minimum deviation। ध्यान दो, इसका मतलब मिनिमम डेविएशन मैं बोल सकता हूँ I प्लस ई, ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2I माइनस है। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि भैया मिनिमम डेविएशन जो है वो कितना होगा, 2I माइनस आई, 2I माइनस ए। लेकिन ये होगा कब, when I will be equal to E, जब I इक्वल टू E के बराबर होगा। अब जब I E के बराबर होगा तो हमें एक बात समझ में आई कि R1 will be equal to R2, so we can say that R1 is equal to R2 is equal to A by 2। क्यों, क्योंकि हमने अभी बोला था R1 प्लस R2 कितना, A, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो R1 is equal to R2 will be equal to A by 2। क्लियर। अब अगर यहाँ से मैं एंगल निकालूँ इंसिडेंस का, सो आई का वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2। बेटा दिस इज इक्वल टू आई। और अगर हम यहाँ से R2 की वैल्यू निकालें तो मैं बोला R1 या R2 कितना, R1 कितना है, A बाई 2। अब अगर ध्यान दो, प्रिज्म ऐसे, और मान लो प्रिज्म कहाँ पड़ा है, एयर में पड़ा है, तो ये आई है, ये आर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का म्यू, दैट विल बी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A by 2। क्लियर है ये बात। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला विच वी रीच कि म्यू की वैल्यू कितनी है, ये है। सो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड नॉर्मल डेविएशन का फार्मूला ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रिज्म ईजी है, थ्योरी में लगता है कुछ ज़्यादा चल रहा है, अभी मैं जब सम अप करूँगा तो यू विल फाइंड इट वेरी ईजी। क्लियर। आगे चलते हैं। अब अगर एंगल बहुत छोटे हैं, अगर मान लो यू गॉट ए थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म का मतलब होता है A इज़ लेस देन 10, A इज़ लेस देन 10 डिग्री। तो हम सबको पता है अगर थीटा बहुत छोटा है, इफ थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। कैसे, सबको पता है साइन जीरो क्या होता है बेटा, साइन ऑफ जीरो विल बी जीरो। मतलब ये बहुत छोटा है तो ये थीटा के बराबर ही है, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं साइन जीरो ले लूँ तो वो जीरो के बराबर है, मतलब साइन थीटा जो है वो जीरो के ही बराबर है, वो थीटा के ही बराबर है। कब, व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल। सो ध्यान दो इधर आगे। अब इसी को अब हम अगर मॉडिफाई करें तो फॉर थिन प्रिज्म, for thin prism mu will be equal to deviation plus a by 2 divided by a by 2।
ये कट जाएगा। सो म्यू इंटू ए माइनस ए इज इक्वल टू डीविएशन, म्यू इंटू ए माइनस ए इज इक्वल टू डीविएशन। सो वी कैन से म्यू माइनस 1 इंटू ए, वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू डीविएशन, थिन प्रिज्म। तो हम जो अब बात कर रहे हैं, अब मैं सम अप करूँगा, ठीक है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस कि ये सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। जो चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी, अब उसके फोकस करते हैं। तो हमने बोला सिंपल सी बात कि बेटा जो डीविएशन है दैट विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ई माइनस ए। क्यों? क्योंकि ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। फिर हमने बोला कि अगर इफ आई इज इक्वल टू ई तो डेल्टा मिनिमम आएगा। डीविएशन क्या आती है? मिनिमम। इफ आई इज इक्वल टू ए डीविएशन विल बी मिनिमम। तो मिनिमम डीविएशन क्या आएगी? दैट विल बी इक्वल टू 2i माइनस ए, 2i माइनस ए। फिर हमने बोला कि जो म्यू है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डीविएशन मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2। क्लियर? और फिर हमने इसी के ऊपर बात करी फर्दर कि अगर थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है मतलब ए बहुत छोटा है, ए बहुत छोटा है, तो यह फिर म्यू माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू डीविएशन। दिस इज फॉर व्हाट? थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म। तो बेटा तुम्हें फॉर्मूला 1 ये 2 दिस 3 दिस पार्ट एंड 4th ये फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम अगर प्रिज्म पढ़ रहे हैं तो हम प्रिज्म के केस में हमें दोनों सरफेस के ऊपर न्यूमेरिकल के अंदर स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। विल हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। चलो अब देखते हैं हम 3 इंपॉर्टेंट केस जो हमें बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विच दे जनरली आस्क इन केस ऑफ नीट के एग्ज़ाम में जो पूछते हैं हमें, तो ध्यान दो। सो 3 इंपॉर्टेंट केस कौन से ध्यान देते हैं हम कि अगर मान लो प्रिज्म ऐसे है, रे यहाँ पर स्ट्राइक की, जब रे यहाँ पर स्ट्राइक की तो रे यहाँ से निकल गई ऐसे, दूसरी सरफेस को रगड़ती हुई निकल गई, ठीक है। दिस इज केस ऑफ ग्रेजिंग एमिनेंस। सो दिस इज केस 1, ग्रेजिंग एमिनेंस। अब ध्यान दो, अगर इस सरफेस को तुम देखो तो इस सरफेस के ऊपर इसका मतलब जो इमर्जेंट एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। सो इस केस में इमर्जेंट एंगल कितना है? 90 डिग्री। और इसको हम बोल देते हैं R2, एंगल R2। क्लियर? अब बाहर हम मान लेते हैं एयर है, तो बाहर एयर है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब मैं इस सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इधर एयर का म्यू एयर इंटू साइन ऑफ ई, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर का ही एंगल विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म जो है इंटू साइन ऑफ R2। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 इंटू साइन ऑफ 90 म्यू ओवर साइन R2। तब बोल सकते हैं इस केस में जो म्यू है दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन R2, ठीक है। अब जिसने थोड़ी बहुत वो पढ़ रखी है रे ऑप्टिक्स, उसको इतना पता होगा कि म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय साइन IC, और IC क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए कि इस केस में R2 कितना होगा? R2 विल बी इक्वल टू IC, या इतना ही पता हो कि म्यू विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन R2। सो ऑल क्वेश्चंस विल बी टेकन केयर ऑफ। ये कौन सा केस है? ग्रेजिंग एमिनेंस का केस है। दिस इज द केस ऑफ ग्रेजिंग एमिनेंस। दूसरा केस जो नीट में बहुत कॉमन है कि अगर मान लो ऐसे है, ये कोई प्रिज्म है, यहाँ पर रे स्ट्राइक की और यहाँ से रे अनडिफ्लेक्टेड बाहर निकल गई। रे कैसे बाहर निकल गई? अनडिफ्लेक्टेड। सेकंड सरफेस पे डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, रास्ता बदला ही नहीं, सीधी की सीधी चली गई। इसका मतलब उसने इस सरफेस पे जो एंगल बनाया होगा यहाँ पर,
ये एंगल 90 होगा, मतलब इट हैज़ गॉन अलोंग द नॉर्मल, ये नॉर्मल के अलोंग चली गई है। तो भैया ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये रे नॉर्मल के अलोंग चली गई है तो मतलब यहाँ पर R2 0 है। R2 इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रे। अब ये नॉर्मल है और नॉर्मल के ऊपर ही रे ऐसे निकल गई है, तो R2 क्या आएगा? R2 विल बी 0, R2 विल बी 0। अब हमें पता है कि जो A है, A क्या होता है? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो A इज इक्वल टू R1। तो यहाँ पर ये जो R1 है ये A के बराबर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ऐसे गई 90 में, ये एंगल A, ये 90 डिग्री दिया है ऐसे, फिर ये एंगल भी क्या होगा? A होगा। दिस एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल टू A, क्योंकि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, ये वाला, कि अगर 90 डिग्री पे हिट कर रहा है तो A इज इक्वल टू R1। क्लियर है। थर्ड केस जो है, कभी कभी ऐसे है, प्रिज्म है, प्रिज्म के एंड को सिल्वर कर दिया है, यहाँ पर एक साइड को क्या किया? सिल्वर कर दिया। यहाँ से रे गई, रे यहाँ हिट करी एंड इट रीट्रेसेस इट्स पाथ, वो अपने रास्ते पे वापस आ गई। अपने रास्ते पे क्या आ गई? वापस आ गई। कोई भी रे अपने रास्ते पे तभी वापस आती है मिरर को हिट करके अगर वो 90 डिग्री पे हिट करी है। इसका मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री पे हिट करी होगी। अगर ये 90 डिग्री पे हिट करी है तो अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल फिर क्या होगा? ए होगा। तो इस केस में भी ए विल बी इक्वल टू R1। तो अगर ये थ्योरी प्लस जो हमने अभी फॉर्मूले किए थे, अगर वो तुम्हें आते हैं, प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन नीट के अंदर नहीं रुकता। क्लियर है। सो देखते बेटा, अब इसको हमने बोला यहाँ पर डीविएशन जो निकालनी है दैट इज I प्लस E माइनस ए। हमने बोला जो डीविएशन मिनिमम है दैट विल बी इक्वल टू 2I माइनस ए। हमने बोला कि जो म्यू है दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2। तो हमें यहाँ से म्यू मिलेगा। क्लियर। और थिन प्रिज्म के केस में म्यू माइनस 1 इंटू ए विल बी इक्वल टू डीविएशन। प्लस न्यूमेरिकल के अंदर हमने सरफेस के ऊपर क्या लगाना है? स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ क्या है? एक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, उसके अंदर जो एंगल बना है वो साइन एंगल, दूसरी उसी सरफेस के दूसरी साइड पे जो एंगल बना है उसका साइन लेके उसको उसके म्यू से मल्टीप्लाई करना है। सो वो बस अगर इतनी चीज़ लगा रहे हैं तो हमें प्रिज्म के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। सो हियर वी कम। सो दिस इज नीट 2024 क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? दिस इज क्वेश्चन ऑफ ग्रेजिंग एमिनेंस। देख रहे हो, ग्रेज डायग्राम से पता लग रहा है कि रे यहाँ से स्ट्राइक की, यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद ये ऐसे आ गई, ऐसे। अब इसके अंदर उसने बोला रे लाइट एंटर्स थ्रू ए राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट P विद एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। राइट एंगल प्रिज्म का मतलब है ये एंगल 90 डिग्री है, उसने बनाया भी है 90 डिग्री। तो बोलता है ये 30 है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस BC के साथ साथ चली, ठीक है, ये पैरेलल है ये, एंड इमर्जेस अलोंग द फेस AC के साथ साथ बाहर आ गई ऐसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, तो पहले तो मैं इसको ले लेता हूँ, दिस इज एंगल R2, ये एंगल R1 है, ठीक है, और ये एंगल क्या होगा? R2। लेट अस टेक दीज आर द टू एंगल्स। तो अगर हम ले लेते हैं, ध्यान देना, लेट अस टेक नाउ, हमें पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, और A हमें कितना दिया? 90 डिग्री। तो बेटा मैं R2 बोल सकता हूँ, R2 कितना है? 90 माइनस R1, 90 माइनस R1। तो पहले हम ये वाली सरफेस के ऊपर, ये जो AC सरफेस है, इसके ऊपर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। AC सरफेस ये है, तो इट विल भी, हमने अभी डिस्कस किया था, अगर तुम्हें याद होगी, कैन इजीली राइट, लेकिन फिर भी मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। तो ये 90 डिग्री है, सो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ 90 विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ 90 माइनस R1, ऐसे। तो म्यू ऑफ एयर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सो म्यू विल बी इक्वल टू द साइन 90 माइनस R, इधर आ जाएगा, और
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. सो आई कैन राइट दिस इज 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू. तो यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिली 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू. क्लियर. आगे चलते हैं. अब हम इस सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ए बी सरफेस पे. ए बी सरफेस पे म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ 30. ये इधर का म्यू, इधर का एंगल विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन ऑफ R1. तो बेटा एयर का तो 1 होता है, साइन 30 कितना होता है, हाफ. दिस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1. ठीक है, ऐसे लिख देते हैं. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 1/2 साइन R1. ऐसे. अब म्यू तो बराबर होना चाहिए, म्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. सो कैन आई राइट 1 बाय कॉज ऑफ R1. यहाँ पर 90 साइन 90 माइनस R1 था, तो ये आ गया कॉज R1. सो 1 ऑफ कॉज R1 इज इक्वल टू 1/2 साइन R1. तो बेटा यहाँ से आ गया tan R1, साइन थीटा को उधर लेके साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आएगा, tan R1 इज इक्वल टू हाफ. tan R1 इज इक्वल टू हाफ. हमें तो वैल्यू चाहिए यहाँ तो साइन R1 की, यहाँ कॉज R1 की, क्योंकि म्यू किसके बराबर है, 1 बाय कॉज R1. सो ध्यान दो, अगर ये ट्रायंगल है, हम सबको पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो बेटा ये परपेंडिकुलर है कितना, 1, बेस कितना है 2. तो हाइपोटेनस क्या होगी, हाइपोटेनस विल बी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, दैट विल बी √5. ये आई हाइपोटेनस. देन व्हाट इज कॉज R. कॉज R1 क्या होगा, कॉज R1 विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, दैट विल बी 2 बाय √5. दैट विल बी 2 बाय √5. तो हमने बोला म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू 1 बाय कॉज R1, मतलब इसका उल्टा. सो दैट विल बी √5/2. सो दिस इज योर आंसर. सो ये आंसर. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड लास्ट ईयर इन द नीट एग्जाम. वेरी सिंपल. बेटा सिंपल बात पता होनी चाहिए. अगर अब देखो, अगर तुमने वो 3 केस जो मैंने अभी किए थे वो तुमने अगर अच्छे से पकड़े हैं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे साफ नज़र आ रहा है कि इसके अंदर म्यू विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ R2. इस सरफेस पे जो हमने अभी बात की थी ग्रेजिंग एमिनेंस के अंदर ऐसा है. सो आई कैन सिंपली राइट दिस इज व्हाट 1 बाय साइन ऑफ 90 माइनस R2, दैट इज इक्वल टू 1 बाय कॉज R2. तो इतनी चीज़ तो मैं बहुत जल्दी पकड़ सकता हूँ. और फिर मैंने इधर वैल्यू लगाई तो म्यू की वैल्यू डाल दी. म्यू की वैल्यू डाल दूंगा तो वो क्या आएगा, सिंपल कॉज R2 बाय साइन R2. यहाँ डिवाइड कर सकते सारा, आराम से आ जाएगा आंसर. क्लियर है. सो कॉज R1 सॉरी साइन R2 है तो साइन, ठीक है, 90 माइनस R1 लिख सकता है इसको. सो दिस विल बी 1 बाय कॉज R1. R2 क्या है, 90 माइनस R1. सो इट बिकम्स वेरी सिंपल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो मैंने बोला 3 केस हैं, एक ग्रेजिंग एमिनेंस के, एक जब वो 90 डिग्री पे हिट करता है, तो वो सारे केसेस हैं. दीज आर वेरी सिंपल टू सॉल्व. क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन. अ हॉरिजॉन्टल रे of light is incident on right angled prism with prism angle 6. If the refractive index of the material is 1.5, then the angle of emergence. अब देखो ये जो लाइन है, this has passed undeviated. ये deviate नहीं, सीधी की सीधी चली गई है बिल्कुल. रे कहाँ गई है, सीधी की सीधी. इसका मतलब ये एंगल 90 होगा बेटा. अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल किसके बराबर होगा, हमने अभी किया था, दिस विल बी इक्वल टू ए. ये किसके बराबर होगा, ए. अगर ये 90 है तो R2 0 है एंड A इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ये तो 0 है, तो एंगल ऑफ R1 किसके बराबर होगा, R1 विल बी इक्वल टू 6 डिग्री. R1 किसके बराबर है, 6 डिग्री के बराबर है. एंड वी आर टू फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस. हमें यहाँ पर E की वैल्यू निकालनी. अब ध्यान दो, हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं. सो म्यू इंटू साइन ऑफ R1, ठीक है, तो हमने इसको R1 लिया है, ये R2 हो गया हमारा. This will be equal to mu of air into sine of E. ठीक है, तो म्यू कितना है 1.5, साइन ऑफ 6 डिग्री, ये तो 1 है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ E. सो दिस एंगल इज़ वेरी स्मॉल. ये एंगल तो बड़ा छोटा है. अगर एंगल छोटा है, ठीक है ना, अगर एंगल छोटा है तो भैया फिर साइन को क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट एंगल इज़ वेरी स्मॉल.
तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, 10 डिग्री से कम है, सो 1 पॉइंट इंटू 6 विल बी इक्वल टू ई, तो ई कितना आ जाएगा 9 डिग्री, ई इज़ व्हाट 9 डिग्री। सो दिस इज नीट 2023। तो देखो 2024 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में भी क्वेश्चन आया, ठीक है। आगे भी देखते हैं कि मणिपुर में जो हुआ था 2023 में पेपर, उसमें भी क्वेश्चन आया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंसी, नीट 2021। अगेन सी दिस इज एंगल 60, ये रे 90 डिग्री पे आ रही है, तो ये यहाँ कहीं हिट करी होगी ऐसे। अगर ये 90 डिग्री पे है तो यहाँ पर R1 क्या होगा 0, ये एंगल होगा R2, दिस विल बी ए, सो ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो बेटा R1 तो 0 है, ये 0 है, तो ए किसके बराबर होगा R2 के बराबर। अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, 180 माइनस 90 प्लस 60, तो ए कितना है 30 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। जो रे ने जो दो सरफेस को क्रॉस किया है उनके बीच में जो एंगल है, दैट इज द एंगल यू हैव टू टेक। तो ए इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब उसे बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3, तो यहाँ म्यू √3 है, तो हम इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं एंगल ई, सो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ ई विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन ऑफ R2, तो ये आ गया 1 इंटू साइन ऑफ ई। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है √3 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा हाफ, तो साइन ई इज इक्वल टू √3/2, तो ई की वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री, सो ई इज 60 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा, मैंने बोला वही फंडामेंटल है। अब अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि अगर वो 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो एक रिफ्रैक्शन वाला एंगल 0 है और दूसरा रिफ्रैक्शन वाला एंगल किसके बराबर होगा ए के बराबर, और ए कौन सा एंगल है, जिन दो सरफेस को क्रॉस किया है उनके बीच में जो एंगल है दैट इज ए। यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्लियर है, आगे चलते हैं इसमें हम। A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle to prism। तो भैया एंगल क्या है प्रिज्म का, छोटा है। क्लियर। एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस, अगेन वही क्वेश्चन। तो भैया यहाँ से गई और यहाँ से बाहर निकल गई ऐसे, ये एंगल 90 है, इमर्जेंस नॉर्मली फ्रॉम दी 90 डिग्री पे बाहर आ गई ऐसे करके सरफेस के। तो हमें पता है ये जो एंगल ए है, this angle A will be equal to what R1, so A is equal to R1, ये हमें पता है। अब क्योंकि R2 0 है, क्योंकि 90 डिग्री पे क्रॉस किया। देखो दिस अगेन नीट 2020, ही इज अगेन आस्किंग सेम एंड सेम कॉन्सेप्ट। मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आता है तुम अच्छे से इसको पिकअप कर सकते हो। सो ध्यान दो, सो A इज इक्वल टू R1, A इज इक्वल टू R1। नाउ इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज म्यू, देन एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, तो हमें ये एंगल निकालना है, इसका दिया है म्यू, सो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन आई, हम इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाने वाले, विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1। नाउ एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन आई विल बी इक्वल टू आई, साइन R1 विल बी इक्वल टू R1। सो बेटा ये आ गया 1 इंटू आई विल बी इक्वल टू म्यू, R1 किसके बराबर है ए के बराबर, म्यू इंटू ए, सो दिस इज योर आंसर। सो आई इज इक्वल टू म्यू इंटू ए, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इज √2 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग surface of the prism is made mirror inward by silver coating. A beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा, तभी वो अपना रास्ता क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म इज, तो बेटा सिंपल सी बात है, ये प्रिज्म है, ये सरफेस सिल्वर की गई है, यहाँ से ये रे आई, ये रे यहाँ हिट की होगी 90 डिग्री पे, तो इसने अपना रास्ता रिट्रेस कर लिया होगा, वापस चली गई होगी ऐसे। नाउ इफ दिस एंगल इज ए, ये उसने एंगल कितना दिया 30 डिग्री, तो फिर ये एंगल जो R1 है, यहाँ पर R2 0 है, तो A विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, ये तो 0 है,
तो A इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमें पता लग गया। तो अब उसने क्या बोला कि इसका म्यू √2 है, तो ये एंगल आई है। उसने पूछा व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट, इस सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, म्यू ऑफ एयर इनटू साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू साइन ऑफ व्हाट वी कॉल एज R1। सो ये आ जाएगा 1 इंटू साइन आई, म्यू ऑफ प्रिज्म कितना बेटा उसने दिया √2, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 इज हाफ, सो दिस कम्स 1 बाय √2। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय √2, सो दिस इज योर आंसर। तो मैं तुम्हें पहले ही बोला कॉन्सेप्ट, और देखो ये 220 का क्वेश्चन है, 2018, तुमने 2018 देखा, 2020 देखा, 2023 देखा, सब में सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री है तो ये R1 A के बराबर है, बस खत्म। उसके बाद में जो ये सरफेस बची है उसके ऊपर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। So angle of prism for a ray of light at a refracting surface of a prism is 45 degree, okay, and the angle of prism is 60 degree. If ray suffers minimum deviation through the prism, then angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism respectively are, तो भैया ध्यान दो, बोलता है कि जो इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और हो क्या रहा है, रे सफर्स मिनिमम डेविएशन, रे सफर्स मिनिमम डेविएशन। तो बड़ा सिंपल है, डेविएशन मिनिमम क्या होती है 2i माइनस है, सो 2 इंटू 45 माइनस 60, सो 30 डिग्री। तो डेविएशन मिनिमम 30 डिग्री है। 30 डिग्री में दो चॉइस है, एक ये एक ये। हाँ नेक्स्ट उसने क्या बताया हमें, इसका मतलब ये ऐसे गई होगी इधर से, ये 60 है, मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन है, तो R1 विल बी इक्वल टू R2 विल बी इक्वल टू A/2, दैट विल बी इक्वल टू 60/2, दैट विल बी इक्वल टू 30। तो ये ऐसे गई होगी, ये 30 होगा। तो हमें निकालना है इसका म्यू कितना है, तो वेरी सिंपल, हम इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे। सो म्यू एयर इंटू साइन ऑफ 45 विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये 1 है, 1 बाय √2, म्यू इंटू 1/2, तो म्यू क्या आ जाएगा √2, ये 2 उधर चला जाएगा, 2 √2 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। अगेन वेरी सिंपल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें मुश्किल है। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A beam of light consisting of red, green and blue color is incident on a right angled prism. Refractive index of the material of the prism for the above red, green and blue wavelength are 1.39, 1.44 and 1.47. The prism will, अब ध्यान दो भैया, ये प्रिज्म है, ये एंगल दिया गया है 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये इसने 90 दिया है। हम मानते हैं यहाँ से एक रे आई और वो यहाँ हिट करी, हिट करने के बाद 90 डिग्री पे सीधी जाएगी, बिल्कुल हिट करी और ऐसे निकल गई बाहर, सरफेस के साथ साथ ग्रेजिंग एमिनेंस, बाहर निकल गई। तो बाहर निकलने के लिए कंडीशन क्या है, पहले वो देखते हैं कि रे की बाहर निकलने के लिए कंडीशन क्या है। तो हमने अभी बात की थी, अगर ऐसे करें ग्रेजिंग एमिनेंस हो जाएगी, तो बेटा हमने बोला था अगर ये R2 है तो म्यू विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन R2। तो R1 तो यहाँ 0 है, R1 क्या 0, तो R2 किसके बराबर है, R2 तो A के बराबर आएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये तो 0 है, तो A किसके बराबर आया, R2 के बराबर आया। तो R2 में कितना ले लूँगा 45 डिग्री, सो म्यू विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ 45 डिग्री। सो दिस कम्स आउट टू बी √2, दैट इज़ 1.414। मतलब अगर जो लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 है, ठीक है, या उससे कम है, तो लाइट इसको ये बाहर निकल जाएगी रे, ठीक है ना। तो 1.41 वाली इधर, जो 1.41 से कम वाली है वो रे ऐसे निकल जाएगी, लेस देन 1.414। लेकिन अगर रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज़्यादा है तो वो रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये है, क्लियर है। तो म्यू अगर 1.414 से ज़्यादा कम है, रे उसको क्रॉस कर जाएगी,
अगर 1.414 है तो उसकी सरफेस के साथ रगड़ती हुई चली जाएगी, और अगर 1.41 से ज़्यादा है तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दो, तो इसमें रेड की जो म्यू है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, वो 1.41 से ज़्यादा है, 1.41 से कम है 1.39, तो ये रेड यहाँ हिट करेगा। ठीक है, तो हिट करने के बाद, तो अगर हम कलर ही ले लें यहाँ पर, ठीक है, तो रेड हिट करने के बाद, अगर हम बात करते हैं रेड की, तो रेड हिट करने के बाद बाहर निकल जाएगी। अगर हम बात करते हैं ब्लू की, तो भैया ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है 1.47, तो ये यहाँ हिट करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। और अगर हम ग्रीन की बात करें, ग्रीन का भी 1.41 से ज़्यादा है, तो ये यहाँ हिट करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे ग्रीन। तो ग्रीन को ग्रीन कलर से बना देते हैं भाई, तो ऐसे। So we will be able to separate red from blue and green. This is your answer. ये आंसर, we will be able to separate red from blue and green. Red बाहर निकल जाएगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो बाहर आ जाएगी। व्हाट्सएप लैंग्वेज, ठीक है, बाकी अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Refractive angle of a prism is A and the refractive index material of the prism is cot A by 2. What is the angle of minimum deviation? तो भैया उसने बोला म्यू कितना है, सॉरी मुझे बोला म्यू इज इक्वल टू कॉट ए बाई 2। बाई व्हाट इज कॉट ए बाई, कॉट ए बाई 2 होता है दैट इज 1 बाई टेंजेंट ए बाई 2, ऐसा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सो आई कैन राइट दिस इज कॉस ए बाई 2 बाय साइन ए बाई 2, ये म्यू है। अब वो बोलता है कि यू आर टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म का एंगल ए है। तो हम सबको पता है म्यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2। ये म्यू के बराबर है, म्यू कितना है ये, सो दिस इज कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कट जाएगा, ठीक है, तो साइन ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 कट गया। तो नाउ म्यू, अब हमें निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, सो दिस इज साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, this will be equal to cos a by 2. So refractive index on here cot a by 2 and the angle of minimum deviation is, so the angle of minimum deviation will be cos, हाँ cos a by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाई 2, सो वी कैन राइट साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2। तो बेटा ये जो ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 है, दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2, सो वी कैन राइट ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 will be equal to 180 माइनस ए बाई 2, 2 और 2 कट जाएगा, सो डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2a। तो दिस वाज योर आंसर। तो कभी कभी ये देखने में ज़रूरत पड़ती है कि उसने किस फॉर्म में आंसर को दिया है, ठीक है ना, सो दैट वी कैन सॉल्व इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है कि हम उस तरीके से आंसर को सॉल्व करें। सो दिस विल बी योर आंसर, इट इज़ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला की सिंपल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a on the first surface returns back through the same path. Same question, after suffering reflection at the silver surface, refractive index mu of the prism is। तो वो बोलता है ऐसे, बोलता है ये a है, यहाँ से ये लाइट गिरी, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2a, बोलता है ये सिल्वर कर रखा है, तो यहाँ से हिट करके रे वापस आ गई। अगर ये है तो फिर ये एंगल 90 डिग्री होगा,
एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू ए। ये एंगल क्या होगा? ए, क्योंकि ए विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। इस सरफेस पे R2 0 है, तो A इज इक्वल टू R1। अब ध्यान दो, इसका अगर मैं इस सरफेस पे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो लगा दूँ, स्नेल्स लॉ, तो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ 2A विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन ऑफ ए। तो म्यू ये तो 1 होता है, साइन 2A ये आ गया साइन 2A, दिस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए। तो भैया साइन 2 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? दैट इज 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल वाली क्लास में बताया भी था कि ये तुम्हें आना चाहिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेडिकल वालों को दो चीज़ें आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकेंड थिंग दे शुड नो इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दो चीज़ें मेडिकल वालों को आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ ए। तो थीटा कितना है यहाँ पर? ए, तो ये ऐसे लिखता हूँ ये कि साइन ऑफ 2 थीटा जो है तो दैट इज 2 साइन थीटा, तो ये 2A है, तो इसको ए से यहाँ मल्टीप्लाई किया, साइन ए कट जाएगा, तो म्यू कितना आ जाएगा? 2 कॉस ए। तो बेटा दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे आर आस्किंग अगेन सेम एंड सेम बेटा, बस ओनली थिंग इज के यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। A ray of light is incident on a 60 degree prism, तो प्रिज्म 60 डिग्री है। एट मिनिमम डेविएशन, अगर मिनिमम डेविएशन है तो R1 विल बी इक्वल टू R2 विल बी इक्वल टू A/2, दैट विल बी इक्वल टू 30 एंड I विल बी इक्वल टू E। देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिज्म इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल दिया, कितना आया? 30। तो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऐसे, तो ये एंगल कितना होगा? R1 विल बी इक्वल टू A/2, 30 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर, 30 डिग्री। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म इज √3, देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3। वी आर टू फाइंड the angle of minimum deviation of the prism। तो ये प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3। इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये मिनिमम डेविएशन में है, तो हमें डेल्टा मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम डेविएशन का मतलब है कुछ ऐसा हुआ होगा इसमें, ऐसे। तो यहाँ से मैं पहले आई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मिनिमम डेविएशन का क्या मतलब है? ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, आई और ई बराबर होंगे, तो पहले आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता है इसके अंदर 1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ 30। मैंने इस सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा दिया, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन आई, म्यू कितना है? √3 इंटू 1/2, तो आई कितना आया? 60 डिग्री। भाई आई आ गया 60 डिग्री, आई आ गया 60 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है? मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन क्या होती है? 2i माइनस है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 60 माइनस 60, सो वी गेट 60 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर, यू गेट 60 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है। सो दिस कवर्स योर प्रिज्म पार्ट। सो बेटा मैंने तुम्हें बोला था क्वेश्चन जो आते हैं दे कैन बी अनलिमिटेड, लेकिन तुमने देखा होगा सेम कॉन्सेप्ट वो 90 डिग्री वाला सिल्वर्ड सरफेस वाला, नीट इज आस्किंग दैट अगेन एंड अगेन, ठीक है। और हमने सिंपल सी बात बोली उस केस में, अगर 90 डिग्री है या सिल्वर्ड सरफेस पे 90 डिग्री हो गए, रे वापस जा रही है, तो इस केस में R2 0 आना है, और ये जो एंगल है R1 ये A के बराबर आएगा, और फिर हम स्नेल्स लॉ लगाते रहेंगे बार बार, सो विल गेट द आंसर। सो इट्स वेरी सिंपल। इस वीडियो को आप रिवाइज करिए, प्रिज्म देखिए, ठीक है। ये करने के बाद मोस्ट ऑफ द प्रिज्म के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लगा सकते हो। अब देखो, जब हम
नॉर्मल क्लास के अंदर प्रिज्म करते हैं। सो वी स्टडी डीविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डीविएशन, ये चीज़ें भी पढ़ते हैं। लेकिन तुम समझ रहे हो, वी आर ट्राइंग टू कंप्रेस दिस इन 60 डेज। ठीक है, तो हमारी मेन ये रहेगा एम कि हम हर तरह का क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर दें। अदरवाइज वो डीविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डीविएशन, वो आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत आपको लेंदी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कोर कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट, उनको आप बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो मैं तुम्हें पहले बोला था, अगर इस सीरीज़ को तुम ठीक से फॉलो करते हो, आई एम श्योर यू विल गेट 150 प्लस आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स। ओनली थिंग इज कि इसको 6 अप्रैल से पहले पहले ख़त्म करना है, ताकि यू गॉट अराउंड 1 मंथ इसको रिवाइज करना है। एंड कीप ऑन सॉल्विंग PYQs, उनको बार बार सॉल्व करो, ताकि तुम्हें रहे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार हैं, और जहाँ पर तुम्हें लगता है कि मुश्किल है वहाँ पर यू रीविजिट दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, वर्क हार्ड। तो नेक्स्ट क्लास डे 8 विल मीट विद लेंस। थैंक यू।